गरीब वर्सेस अमीर बहू की लक्ष्मी पूजन। बेगमपुर नामक शहर में अमीर घर की सविता अपनी बहू आंचल के साथ रहती थी, जिसका पति किसी दूसरे शहर में काम करता था। वहीं उसी घर के सामने गरीब मीनाक्षी अपनी बहू प्रतिमा और पोती अंबिका के साथ रहती थी। प्रतिमा का पति 1 साल पहले गंभीर बीमारी में चल बसा, जिसके कारण प्रतिमा ने ही घर को संभाला और सबका ख्याल रखा। भोर की बेला थी, तभी प्रतिमा के घर के बाहर एक शाम एक भिक्षा लेने बाबा आते हैं। भिक्षाम देही बेटा, भिक्षाम देही। बेटा, बाहर बाबा को कुछ दे आ। पर माँ जी, घर में तो सिर्फ थोड़ा ही आटा बचा है और तो कुछ भी नहीं है। बेटा, तू दान कर दे। हमारे पास जो भी होता है उसमें से हम कुछ भी दान करते हैं तो भी वो पुण्य का ही काम होता है। जी माँ जी। तभी प्रतिमा थोड़ा सा आटा लेकर बाबा की झोली में डाल देती है और कहती है, माफ करना बाबा, घर में कुछ और नहीं है, इसीलिए आटा ही आपको दान कर दिया। कोई बात नहीं बेटा। घमंडी आंचल प्रतिमा को भिक्षा देते हुए देखती है तो कहती है, अरे बाबा जी, आप वहाँ से क्या भिक्षा ले रहे हैं? उस गरीब के दरवाजे पर तो आपको सूखे आटे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आप यहाँ आइए ना, मैं आपको 56 भोग कराती हूँ। आपकी अच्छी सेवा करके आपको वस्त्र चांदी का सिक्का दूंगी। आप आइए तो सही। नहीं बेटा, क्षमा करना, पर मैं तुम्हारी भिक्षा को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अत्यंत घमंडी हो। और हाँ, अपनी अमीरी के चलते तुमने मुझे जो भी देने को कहा है वो दान के लायक नहीं है। यदि तुम देना चाहती हो तो ऐसा नहीं कहती, और किसी गरीब को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बहुत जल्दी तुम्हारी आंखों से घमंड अमीरी की पट्टी उतरेगी। अगर आपको नहीं लेना तो मत लीजिए, आकर बढ़िया सा लेक्चर मत दीजिए मुझे सुबह सुबह। आंचल बहन, तुम्हें बाबा जी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। ओफो, अब तुम जैसे गरीब से मुझे सीखना पड़ेगा क्या कि मुझे कैसे और किससे बात करनी चाहिए? आपसे कुछ कहना ही बेकार है। यू ऑल्सो। कुछ देर बाद प्रतिमा की बेटी अंबिका उससे कहती है, माँ, थोड़े दिन बाद दिवाली है ना, तो मेरी सहेली अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आई है, मिठाई लेकर आई है और बोल रही है इस बार तो बहुत ज्यादा बम पटाखे भी चलाएगी। माँ, मैंने कभी ऐसे दिवाली नहीं बनाई, इस बार आप ये सब लाओगे ना? अंबिका, तो चिंता मत कर, इस बार तेरी दिवाली बहुत अच्छे से होगी। देखना, मैं तेरे लिए जरूर बम पटाखे और मिठाई लाऊंगी। पैसे इकट्ठे हुए तो शायद कपड़े भी ले आऊं। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, इस बार तेरी दिवाली बहुत बढ़िया होगी। दादी, क्या हम अपने घर के बाहर सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लाइट भी लगाएंगे? नहीं बेटा, वो तो हो नहीं पाएगा, पर इस घर को हम दिए से सजा देंगे, और वैसे भी उसकी चमक ज्यादा अच्छी होती है लाइट से, तो बिजली का खर्चा बढ़ेगा। अरे माँ जी, मुझे एक आइडिया आया है। अभी अभी आपने दियों का नाम लिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस दिवाली मिट्टी के दिए बनाकर बेच लो, उससे बिक्री ज्यादा होगी, मिट्टी भी सस्ते दाम में आ जाएगी, और ये दिए हम अपने घर में भी उपयोग कर सकते हैं। अरे वाह बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा कहा। अभी दिवाली को शुरू होने में 1 हफ्ता है, तब तक तेरी बिक्री भी अच्छी खासी हो जाएगी। हाँ माँ जी। प्रतिमा मिट्टी लेने के लिए घर से बाहर निकलती है कि पौधों में पानी देते हुए आंचल उससे कहती है, अरे इतनी रफ्तार से कहाँ भागी भागी जा रही हो प्रतिमा? मिट्टी के दिए बनाऊंगी ना, तो मिट्टी लेने जा रही हूँ। अच्छा, दिवाली के लिए ही दिए बनाओगी क्या? मिट्टी के? ओहो, मैं तो कल से ही अपनी पूरी हवेली को रंग बिरंगी लाइट से सजा दूंगी, तो उसके लिए मुझे ये मिट्टी के दियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, कल तो मुझे अपने और माँ जी के लिए नए कपड़े भी लाने हैं, और पता है तुम्हें, सोने की मूर्ति बनवाई है मैंने, उन्हीं की पूजा करूंगी मैं इस बार। ये तो बहुत अच्छी बात है आंचल बहन, आपके पास पैसे हैं तो आप कर सकती हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पैसे तो बहुत हैं मेरे पास। तुमने तो सपने में भी ये सब करने की सोच ही नहीं होगी ना। बड़ी गरीब जिंदगी बिता रही हो, ऐसे कैसे चलेगा? आंचल बहन, उसकी फिक्र आप ना करें, भगवान है,
सब चला देंगे। अरे बहू, तो इन गरीबों के मुंह क्यों लग रही है? आजा, मैं तुझे महंगी साड़ी दिलाने के लिए ले चलूं कार में बैठाकर। तभी मीनाक्षी आकर कहती है, हाँ तो जाना, सुना किसको रही है? पूरी दुनिया में तो इकलौती अमीर थोड़ी ही है तू, जो इतनी रौब से कह रही है गाड़ी में जा या ऊंट पर जा, किसी में भी जा। देख बहू, कहीं से ना जलने की बदबू आ रही है। हाँ माँ जी, वो भी बहुत जोर से, गरीब है ना बेचारे। माँ जी, इनका तो हमेशा का कहना है, चलो हम चलते हैं। ऐसा कहकर प्रतिमा मिट्टी लेकर आती है। अगले दिन से ही मिट्टी के दिए बनाकर बेचने लगती है, जिसे पहले दिन ही उसकी बिक्री ठीक ठाक हो जाती है। दिवाली की रौनक लगी बाजार में अपनी मिट्टी के दिए भी बेचने लगती है। दिए ले लीजिए, दिए, सुंदर सुंदर दिए। ओहो, तो तुम इस बाजार में दिए बेच रही हो? इतनी मेहनत मत करो, आज के जमाने में सब लाइट वाले दियों को यूज करते हैं, कोई भी ये नहीं खरीदेगा अब। आपकी जैसा अमीर इंसान नहीं लेगा, लेकिन गरीब इंसान मिट्टी के दिए ही मांगता है। Whatever। ऐसा कहकर वो चली जाती है। 5 दिन बीत जाते हैं। प्रतिमा अब रंग बिरंगे दिए बनाकर भी बेचती थी। दिवाली से एक दिन पहले वो पैसे गिनकर कहती है, ज्यादा लाभ नहीं हुआ, लेकिन मिट्टी के दिए बेचकर मैंने इतने पैसे तो कमा लिए कि अपनी बेटी को कुछ पटाखे और मिठाई दिला सकूं। कपड़े के लिए उसके पैसे अभी नहीं बचे। कोई बात नहीं बहू, हम अगले साल मेहनत करके अपनी बिटिया को कपड़े दिला देंगे। बेटा, अब दिवाली का सामान ले आ। जी माँ जी। दिवाली की सुबह अच्छे से साफ सफाई करके प्रतिमा दरवाजे पर आटे से रंगोली बना देती है। फिर शाम को घर में मिट्टी के दिए जलाकर घर की रौनक बढ़ा देती है और लक्ष्मी माता की मिट्टी की मूर्ति बनाकर प्रेम भाव से उनकी स्थापना करके तीनों पूजा करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। हे लक्ष्मी माता, इस दिवाली आप हमारे घर से सारी दरिद्रता बाहर कर दो माँ। हम दुखियारी की पीड़ा को हर कर हमारे घर में वास करो, ताकि गरीबी से भरी जिंदगी दूर हो। मीनाक्षी के ये कहते ही लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं और कहती हैं, पुत्रियों, तुम सभी ने मेरी निष्भाव मन से सेवा कर विधिवत पूजन किया है, अर्थात मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए तुम्हारे सारे कष्ट हरते हुए तुम्हारी गरीबी को खत्म करती हूँ। अब से मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। शुक्रिया माता, इस दिवाली आप हमारे घर स्वयं पधारी, हम तो वैसे ही धन्य हो गए। ये कहते ही माता अपने दाहिने हाथ से बहुत सारे सोने के सिक्के उसकी झोली में भरते हैं। तत्पश्चात वो अंतर्ध्यान हो जाती हैं। बेटा, हमारी गरीबी दूर हो गई। हाँ माँ जी। माँ, चलो ना, अब पटाखे चलाते हैं। अंबिका के कहते ही तीनों मिलकर पटाखे जलाकर मिठाई खाते हैं। वहीं दूसरी ओर आंचल ने भव्य मूर्ति लगाकर उनके लिए पूजन की तैयारी की थी। तभी सविता कहती है, पंडित जी, जल्दी से अच्छी पूजा कर दीजिए, ताकि लक्ष्मी माता हम पर अपने और पैसे ज्यादा बरसाएं। जी बेटी, तुमने तैयारी तो बहुत अच्छी की है लक्ष्मी पूजन की, किंतु यहाँ मिट्टी के दीप कहाँ हैं? पंडित जी, वो तो है नहीं, आप ये लाइट वाला दिया ले लीजिए। ये सारे दिए ऐसे ही लाई है। बेटा, आप ये कैसी बात कर रही हो? लक्ष्मी माता के पूजन में मिट्टी के दिए जो घी से सुशोभित होते हैं उनकी जरूरत होती है, न कि इन लाइट वाले दियों की। इनका यहाँ कोई स्थान नहीं है। जैसे कृष्णा जी के 56 भोग में तुलसी का महत्व है, उतना ही महत्व लक्ष्मी पूजन में मिट्टी के दियों का है। अथवा तुम्हारी लक्ष्मी पूजन संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए तो दिवाली पर सब लोग मिट्टी के दिए खरीदकर घरों को सजाते हैं। देखिए पंडित जी, हम रईस लोग हैं, इसीलिए हम मिट्टी के दियों को यूज नहीं करते, ना ही उनसे पूजा करते। आपको पूजा करनी है तो करिए, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं अपनी पूजा खुद कर लूंगी। इतना घोर अपमान! मुझे भी यहाँ घमंडी लोगों के घर में पूजा नहीं करानी।
जब तुम में लक्ष्मी माता के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है तो क्या फायदा ऐसी लक्ष्मी पूजन का। ये कहकर दोनों सास बहू जैसे तैसे पूजा कर लेती हैं, लेकिन लक्ष्मी माता उनके पूजन से अप्रसन्न होकर उनके अच्छे खासे कारोबार को डुबो देती हैं, जिसके अगले दिन वो कंगाल की जिंदगी रोड पर जीते हैं। प्रतिमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा भला किया। जिन पैसों पर मुझे गुमान था उन्होंने ही मुझे आज डुबाकर सड़क पर खड़ा कर दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरी बातों का जवाब आपको पहले ही मिल चुका है। प्रतिमा अपने परिवार के साथ सुख की जिंदगी जीती है, वहीं घमंडियों को उनका सबक मिल जाता है। एक सास की 5 घमंडी बहू। सज्जनपुर गांव में रहने वाली शांति देवी के 5 बेटे थे। पूरा गांव शांति देवी के स्वभाव की बड़ाई किया करता था। शिवलिंग के सामने खड़ी शांति हाथ जोड़कर कहती है, हे शिव शंभू, ये आपका दिया सौभाग्य है जो आपने मुझे 5 सपूतों का सुख दिया है। मगर अब मेरे 5 सपूत सयाने हो गए हैं, उनकी शादी के लिए अच्छे घराने की लड़कियां मुहैया कराओ गौरीपति। प्रार्थना अर्चना के पश्चात शांति घर चली आती है। वो शांति और उसके बेटों का भला आचरण ही था कि उसके घर बिन बोले सैकड़ों लड़कियों का रिश्ता आ रहा था। एक सुबह, माँ, आपने इतने सुबह सवेरे हम 5 भाइयों को तैयार होने को क्यों कहा? रौनक के प्रश्न पूछने पर शांति उन 5 से तस्वीरें साझा करती हुई कहती है, मैंने इन 5 को अपने 5 पांडव के लिए पसंद किया है। मगर हमारी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है माँ? अरे पूरे 25 बरस का पड़ाव पार कर चुके हो 5, अब क्या बढ़ते बुढ़ाओं में ब्याह करोगे? बेटा, समय से जोड़ी बंधन बंध जाए वही बेहतर है। पहली ही नजर में शांति को 5 लड़कियां भा जाती हैं। महीने भर के भीतर ही शांति उन 5 को अपनी बहू बनाकर घर ले आती है। बहुओं, अपने दाहिने पांव से इन कलश को अंदर गिराकर गृह प्रवेश करो। 5 बहुएं बिना कुछ कहे सुने अपने कमरे की ओर चल देती हैं। ये मंजर देख शांति को थोड़ा तो अटपटा लगता है, पर फिर वो कुछ ऐसा कहकर अपने मन को तसल्ली देती है। शायद शादी ब्याह के भागा दौड़ी में बेचारी मेरी 5 बहुएं थक गई हैं। इसी सोच के साथ शांति सोने चली जाती है। अगली सुबह देर दोपहर उसकी आंख खुलती है। थोड़ी ही देर में शांति नीचे आकर कहती है, इतना सन्नाटा क्यों है? रसोई घर भी एकदम उदास पड़ा है। आखिर ये 5 बहुएं कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग सासू माँ, जरा जल्दी से मेरे लिए लिप्टन ग्रीन टी बना दीजिए। वो क्या है, कल शादी में ऑयली खाना खा लिया था। और मेरे लिए कड़क सी चाय बना दीजिए। मेरे लिए लेमन वाटर, मेरे लिए ऑरेंज जूस। अरे तू क्यों पीछे है परिणीति बहू, तू भी अपनी फरमाइश बता दे। ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर सासू माँ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम 5 की। अरे बहू के रहते सास बावर्ची खाने में शोभती है? सासू माँ, हम इस घर की बहू हैं, बावर्ची नहीं। अब बिना डीले किए हमारी फरमाइश को पूरा कीजिए। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो भूलिए मत सासू माँ, आपके 5 पांडव हमारे पति हैं। उन्हें पल्लू में बांधकर अपने घर ले जाकर घर जमाई बनाकर रखेंगी हम। ये बात सुनकर शांति स्तब्ध रह जाती है और चुप्पी साधकर 5 की फरमाइश को पूरा करती है। बहू, आज तुम 5 की मुंह दिखाई की रस्म है, सांझ को तैयार हो जाना। ये सुनकर 5 बहुएं शहरी स्वर में शांति पर ताने कसती हुई कहती हैं, किसने कहा था आपको ये स्यापा क्रिएट करने को सासू माँ? बहू, शहर के लिए स्यापा हो सकता है, मगर गांव देहात में मुंह दिखाई का प्रचलन सालों से है। अगर मुंह दिखाई नहीं हुई तो बहुतेरी बातें बनेंगी। मैं नहीं चाहती कोई भी जन मेरी बहू को लेकर बुरी बातें बनाए। ठीक है, मगर हमारी एक शर्त है। कहो। इस घर का बर्तन कटके से लेकर कोने कोने की सफाई और रसोई घर की सारी जिम्मेदारी आप संभालेंगी। मुझे मंजूर है। सांझ होने के साथ 5 बहुओं के मुंह दिखाई का जश्न शुरू होता है। 5 आकर सोफे पर पसर जाती हैं और कुंती कहती है, इससे पहले कि मुंह दिखाई शुरू हो तुम 5 बहुएं अपना घूंघट उठाओ। क्या हुआ बहू, तुम 5 ऐसे अचानक उठ क्यों गई? बस बहुत हुआ, जाने कैसे बेहुदा भद्दा रस्म है। ये पिछले 15 मिनट से हम 5 को नमूना बनाकर रख दिया है। अरे मुंह दिखाई के नाम पर मौत देना कहते हैं इसे। इस रस्म के गज भर का घूंघट, ऊपर से इन छपरी औरतों की बकैती। उनकी बातें सुनकर सभी औरतें एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं कि कुंती कहती है, अरे ये कैसी घमंडी बेढंगी बेशरम बहू ब्याह लाई है शांति, जिनकी आंखों में न लाज है न शर्म हया। हे यू ओल्ड लेडी, हाँ तुझसे बात कर रही हूँ। तू होती कौन है हम पर हुक्म जताने वाली? अरे दफा हो तुम सबकी सब। अरे चलो बहनों, इन 5 की घमंड से चढ़ी आंखें देखने से भला अपने घर जाना है। औरतों की मंडली के जाते ही 5 बहुएं घमंडी स्वर में अपनी सास से कहती हैं, ये जितना भी ताम झाम आपने फैलाया है ना सासू माँ, इसे जल्दी से साफ करके रात का खाना तैयार कीजिए। ध्यान रहे सासू माँ, काम में जरा सी भी कमी रही तो ये बबली बड़ी बदमाश है, इसकी बोली गोली बरसाती है। 5 बहुएं आराम से सोफे पर पसर कर टीवी देखती हैं और शांति सारा घर समेटने लगती है।
तभी शनाया कहती है, बिना पॉपकॉर्न के टीवी देखने में जरा भी मजा नहीं आ रहा है। अरे इसमें इतना सोचने की क्या बात है। सासू माँ जरा यहाँ आना, बहू तूने बुलाया। हम पांचों का पॉपकॉर्न खाने का बड़ा मन है, जल्दी से अगले 5 मिनट में पॉपकॉर्न रेडी करके ले आइए। शांति ने अभी एक काम समाप्त ही किया था कि दूजा काम मिल गया। हाँफते हुए वो पॉपकॉर्न रेडी करके उन्हें परोसती है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। बहुओं की जी हुजूरी में शांति को सांस लेने तक का समय नहीं मिल रहा था। दिन सप्ताह और सप्ताह महीने के मांझे में बदल जाता है। एक सांझ पांचों बहुएं आपस में खुसर फुसर करती हुई कहती हैं, बस बहुत हो गया, ये सासू माँ हमारे गले का फांस बनती जा रही हैं। अब हम पांचों को मिलकर इनका कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। सासू माँ जरा यहाँ तो आना। हाँ बहू कहो। बुरा मत मानना माँ जी, पुख्ता तौर से देख पा रही हूँ कि आप किस कदर काम काज में काम चोरी करती हैं। कभी आधी अधूरी सफाई करती हैं, तो कभी कच्चा पक्का खाना पकाकर जिम्मेदारी पूरी करती हैं। हमारी मानिए तो अब इस प्रॉपर्टी को अपनी पांचों बहुओं के नाम कर दीजिए, फिर देखिए आपकी बहू इस घर को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप तो जानते ही हम पांचों को अपने पति को पल्लू में बांधकर उन्हें अपने संग ले जाते जरा भी देर नहीं लगेगी। नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब कुछ हंसी खुशी तुम पांचों को दे दूंगी, मगर क्या तुम अपनी सास की एक शर्त मानोगी? कैसी शर्त? अब से लेकर 24 घंटे के पहर पूरे होने तक तुम पांचों को बहू बनकर, नई बाई बनकर इस घर के कामकाज समेत मेरी खिदमत करनी होगी। ये करना हम बहू के लिए कौन सी बड़ी बात है? शर्त मंजूर है? अगले ही पल पांचों घरेलू कामकाज करना शुरू करती है। कोई झाड़ू तो कोई पोंछा, कोई बर्तन तो कोई खाने के काम में मशरूफ थी। बानी बहू जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। ये लीजिए माँ जी पानी। कुछ देर बाद, अरे बबली बहू जरा साफ से सफाई कर, ये देख तिनके बिखरे हुए काम चोर कहीं की। ये शर्त तो सजा बन गई है, सोचा ना था बहू से बाई बनना पड़ेगा। कुछ घंटों बाद, एकदम मुफ्त खोर है। पांचों सोफे पर क्यों पसरी हो? लगता है पगार काटनी पड़ेगी, भूल गई क्या? तुम पांचों अगले 1 दिन तक बहू नहीं इस घर की बाई हो। चलो रात के खाने की तैयारी करो। ये सुनकर पांचों घमंडी बहुएं कुमलाए स्वर से कहती हैं, माँ जी खाने में क्या बनेगा? ये रही लिस्ट, जरा भी डीले मत करना। रसोई घर में जाते ही पांचों पसीने में सराबोर होकर बाहर आकर एक साथ एक स्वर में कहती हैं, सासू माँ ये हमसे ना होगा। क्यों बहू, तुम पांचों ही तो कह रही थी घर संभालना कौन सा पहाड़ तोड़ने जैसा है। सासू माँ हम पांचों समझ गई हैं कि घर चलाना देश चलाने जैसा है। हमारा घमंड चूर चूर हो गया। बहू मैं चाहती तो शुरुआती दिन में तुम पांचों पर सास का शासन जता सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे रिश्ते की कदर है। माँ जी हम पांचों को माफ कर दो। अब हम बेहतर बहू बनकर अपनी सास के सपने साकार करना चाहती हैं। हाँ सासू माँ, बहू से बाई बनने के सफर ने हमको सबक सिखा दिया। कुछ इस तरह शांति की 5 बहुओं का घमंड चूर चूर हो जाता है। साथियों, कभी कभी रिश्तों की अहमियत का एहसास कराने के लिए जैसे को तैसा करना ही पड़ता है, जैसे कि शांति देवी ने किया। लंबे नाखून वाली बहू। सपनों के शहर मुंबई में रहने वाली नोरा को हमेशा से लंबे नाखूनों का बेहद शौक था। प्रत्येक महापिता से मिली पॉकेट मनी का नोरा अपने लंबे नाखूनों की साज सज्जा में झोंक देती थी। नोरा अब सयानी हो चुकी थी। नोरा, अब तुम सयानी हो चुकी हो। समय है कि तुम्हारी शादी की सोची जाए। कल सवेरे रिश्ते वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। समय से तैयार हो जाना बेटा। ठीक है पिताजी। सैकड़ों मीलों की दूरी पार करके सुगंधा अपने बेटे अनिरुद्ध के साथ गांव से शहर उनके घर आती है, जहां भागवत बढ़ चढ़कर उनका स्वागत सत्कार करता है। आइए बहन जी, बिराजिए। मेरी बेटी बस आती होगी। मेरे प्यारे नेल पॉलिश, जरा जल्दी जल्दी सूख जाओ, सभी नीचे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद। माफ करना पिताजी, वो क्या है, मेरा नेल पॉलिश जल्दी से सूख ही नहीं रहा था, इसलिए जरा सी देर हो गई। नोरा के लंबे नाखूनों को देखकर दोनों माँ बेटे एक दूसरे को निहारने लगते हैं। नोरा और अनिरुद्ध पहली नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पारिवारिक रजामंदी से नोरा और अनिरुद्ध की शादी हो जाती है, जिसके बाद वह अपने गांव सज्जनपुर लौटते हैं, जहां गांव की औरतें नोरा के लंबे नाखून देखकर कहती हैं, कांची देख रही है, सुगंधा की बहू के नाखून तो एकदम यक्षिणी चुड़ैल के जैसे हैं। अरे बम्बई की बहुरिया तोहरी शहर में नेल कटर नहीं मिलत है का? इतने लंबे चौड़े नाखून रखे का जरूरत? अरे कांची, ये आजकल के शहरी शौक हैं। सभी रस्में रिवायत खत्म होने के साथ नोरा अपने पति अनिरुद्ध के साथ कमरे में आती है, जहां नोरा बाहें फैलाकर गाते हुए कहती है, आजा पिया
तो हे प्यार दूं गोरी बैया तो पे वार दूं। बेबी, अपने पति पर प्यार तो तुम तब मारोगी ना जब तुम्हारे हाथों के हथियार कटेंगे। अरे नाखूनों को लंबे करने में महीने भर की मेहनत की है नोरा ने। इन नाखूनों की कीमत तुम क्या समझो अनिरुद्ध बाबू। अपना पेट काट काट कर पिताजी की दी पॉकेट मनी को खर्च करके अपने नाखूनों का नील एक्सटेंशन कराया है, तब जाकर मेरे नाकामयाब छोटे नाखून लंबे हुए हैं। नोरा के लंबे नाखूनों का बड़ा बखान सुनकर अनिरुद्ध फीका सा मुंह बनाकर बिछौने के एक छोर में सो जाता है। अगली सुबह सुगंधा घड़ी की ओर ताकते हुए कहती है, इतनी देर हो गई है, घड़ी की सुई भी 10 पर दस्तक देने वाली है, मगर अब तक नोरा बहू अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। सुगंधा जैसे ही नोरा के कमरे में आती है तो वो देखती है कि नोरा नेल शेपर लिए अपने लंबे नाखूनों की साज सज्जा में लगी हुई है। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गाँव की गुड मॉर्निंग सूर्यास्त के साथ होती है, समझी। एक तो तू इतनी देर सवेर उठी है और उस पर भी अपने लंबे नाखूनों की घिसाई पुताई में लगी है। अरे तेरा ससुराल में पहला दिन है, चलकर कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन कर दे। माँ जी, लगता है बढ़ते बुढ़ापे में आप बौरा गई हैं। अरे अगर मैं कामकाज करूंगी तो मेरे लंबे नाखून टूट जाएंगे, जो मुझे हरगिज गवारा नहीं। वैसे ये चूल्हा चौका आपको ही शोभा देता है सासू माँ, क्योंकि आपके नाखून देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें मूषक महाराज ने कुतर डाला हो। सुगंधा अपनी बहू को समझाने की भरसक कोशिश करती है, मगर लंबे नाखूनों के प्रति नोरा के पागलपन के आगे बेचारी सास की सूझबूझ जवाब दे जाती है। थक हार कर वह खुद की रसोई का रुख करती है। कितना कुछ सोचा था कि बहू के आने के बाद घर बार की जिम्मेदारी से फुर्सत मिलेगी, मगर बहू रानी को अपनी बूढ़ी सास से बढ़कर अपने लंबे नाखूनों की परवाह फिक्र है। सुगंधा बिना बात को बढ़ाए खुद सारा काम संभालने लगती है। एक सप्ताह बाद, नोरा, तुमसे शादी करने का क्या फायदा कि सारा दिन घर माँ को संभालना पड़ता है और तुम इस घर की बहू हो। अनिरुद्ध, मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, बाई नहीं। और मैं नहीं चाहती कि घरेलू कामकाज से मेरे नाखून टूट जाएं। अरे इतना है तो कोई काम वाली क्यों नहीं रखते। सुगंधा बीच में आकर दोनों को शांत कराती है और नोरा के जाने के बाद अनिरुद्ध को समझाती है, बेटा जोर जबरदस्ती से बनती बात और बिगड़ती है, सब्र रख। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द बहू अपनी जिम्मेदारी को बखूबी संभाल लेगी। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। नोरा आए दिन अनिरुद्ध के जेब से पैसे लिए पार्लर जाके अपने लंबे नाखून पर नेल आर्ट कराती तो कभी मैनिक्योर करती। एक सांझ, माँ, आप मेरी पॉकेट से पैसे निकालती हैं क्या? नहीं तो अनिरुद्ध, पिछले एक सप्ताह से मेरी पॉकेट से रोजाना पैसे गायब हो रहे हैं। आज तो मेरे पर्स से पूरे 15,000 रुपए गायब हैं। अरे इतने पैसे कहाँ गए? कहीं कल रात कोई चोर उचक्का घर में दस्तक तो नहीं दे गया? तभी एकाएक नोरा आकर कहती है, ये देखिए सासू माँ, मैंने नया नेल आर्ट कराया है सिर्फ 5,000 रुपए के सस्ते शुल्क में, और बाकी पैसे से मैंने अपने लंबे नाखूनों के लिए एक्सपेंसिव नए नेल पॉलिश, थिनर, नया नेल शेपर और नाखूनों की शाइनिंग के लिए नेल सीरम भी लिया है। वाह, मेरी बुर्बक बहू क्या करामात करके आई है। अपने इन लंबे नाखूनों के पीछे पूरे 15,000 रुपए फूंक आई। नालायक नाश पिटी, वो पैसे घर खर्च चलाने के थे। शुक्र है जो मैंने बुरे वक्त के लिए थोड़े पैसे बचत करके रखे थे, वरना आज तो तूने अपने इस नाखून के पीछे हमें राजा भोज से नंगू तेली ही बना दिया था। बस बहुत हुआ, आज मैं तेरे नाखूनों का नाश कर दूंगी। माँ जी, मेरे नाखून मत काटना। ठीक है, नहीं काटूंगी तेरे यक्षिणी चुड़ैल वाले नाखून, मगर मेरी एक शर्त है, आज से तू आदर्श बहू बनकर घर का काम काज करना होगा तुझे। सासू माँ, अपने लंबे नाखूनों के लिए नोरा झाड़ू कटके का सितम हंसते हंसते सह लेगी। ये कहकर नोरा रसोई घर का रुख करती है, जहाँ सिंक में बर्तनों का बड़ा ढेर देखकर वो कहती है, मुझे बहुत सावधानी के साथ इन बर्तनों की सफाई करनी होगी। नोरा जैसे ही अपने लंबे नाखून वाले हाथों से बर्तन धोना शुरू ही करती है कि उसके अंगूठे का नाखून एक धारदार प्लेट के बीच आकर टूट जाता है, जिसे देख नोरा खूब रोती है। आवाज सुनकर सुगंधा रसोई में आती है। अरे रे, ये कैसा कोलाहल है। सासू माँ, देखिए मेरा थंबनेल टूट गया। हे ईश्वर, नालायक नाच पिटी एक नाखून के पीछे शोक फैला रही है। माँ जी, मेरे महीनों की मेहनत से ये नाखून लंबे हुए थे। अरे नाखून है, वह भी कोई मजबूत जोड़ नहीं जो टस से मस नहीं होगा। अब टेसुए बहाना बंद कर और जा जाकर अपने नाखूनों पर एशियन पेंट की पुताई कर।
ऐसे ही दिन, सप्ताह और महीनों में बढ़ जाता है। एक सवेरे जब सुगंधा रसोई घर का रुख कर ही रही थी, तभी इसका सर जोरों से चकराता है, जिससे वह दब से जमीन पर गिरती है। नूरा दौड़ते हुए आकर कहती है, माँ जी, होश में आइए माँ जी। अनिरुद्ध, जल्दी आओ, माँ जी बेहोश हो गई हैं। दोनों दंपत्ति दौड़ते भागते उसे अस्पताल लाते हैं, जहाँ डॉक्टर जांच पड़ताल करके बाहर आता है। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, बढ़ते बुढ़ापे में उन्होंने जरूरत से ज्यादा मेहनत की है, जिस वजह से उनका शरीर निर्बल और बेजान हो गया है। उन्हें सेवा सहाय की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुना तुमने? आज तुम्हारी काम चोरी के कारण माँ का शरीर सूख गया है। अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी समझी होती तो माँ आज घर होती। अरे, शारीरिक सुंदरता जीवन भर साथ नहीं चलती, सच्चे रिश्ते साथ चलते हैं। अनिरुद्ध का संक्षेपण नूरा को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देता है। थोड़ी ही देर में सुगंधा को होश आता है, जहां नूरा कहती है, सासू माँ, अपनी इस नासमझ नालायक बहू को माफ कर दीजिए। मैं बहू नहीं, आपके लिए बला बन गई। अपनी शारीरिक सुंदरता के कारण मैंने आपकी तकलीफों को भी साझा नहीं किया। अब मैं एक बेहतर बहू बनकर अपनी गलती को सुधारूंगी। ये सुनकर सुगंधा मजाकिया स्वर में कहती है, इसका मतलब नोरा, बहू तो अपने लंबे नाखूनों की बलि देगी। नोरा अपने लंबे नाखूनों को काटकर न सिर्फ ससुराल की बागडोर संभालने लगी, बल्कि सास के सेहत के प्रति भी पूरे तौर से सचेत रहने लगी और प्रत्येक सप्ताह अपने नाखूनों को काटकर साधारण कर लिया करती थी। सास की 3 आंख वाली गाय। चांद गांव में रहने वाली रमैया फुर्तीली और मेहनती औरत थी। उसके परिवार में कुल 3 जने थे, रमैया, हरिपाल और केशव। घर बार की जिम्मेदारी पूरी तरह से रमैया के ही कंधों पर थी। उसके पास 3 आंख वाली गाय थी, जो रमैया को अन्य गाय की तुलना में काफी सारा दूध दिया करती थी। रमैया को अपनी 3 आंख वाली गाय से काफी लगाव था। हाँ हाँ मेरी राम दुलारी, समझ रही हूँ। तेरी भूख के खातिर ही चारा तैयार कर रही हूँ, सब्र रख। रमैया चारा बनाकर अपनी भूखी गाय के आगे परोस देती है। उसकी गाय चारा सारा सफा चट कर जाती है और उसको चाट कर अपना प्यार जाहिर करती है। राम दुलारी, आज ना उपले खत्म होने वाले हैं, इसलिए आज तो मुझे ढेर सारा गोबर दियो। उसकी गाय जोर शोर से सींग हिलाते हुए खूब सारा गोबर करती है। रमैया सारा गोबर टोकरी में उठाकर कहती है, धूप तो बड़ी अच्छी हो रही है, क्यों ना मैं अभी ही उपले बनाने का काम निपटा लूं। रमैया कड़ी धूप में पसीने बहाकर गोबर के उपले बनाकर उसे सूखने को रख देती है। तभी सांझ होने को आती है। गांव के लोग दूध के बर्तन लेकर उसके घर आ धमकते हैं। अरे रमैया भौजाई, आज दूध मिली कि नहीं? घर जाकर खाना भी बनाना है। थकी हारी रमैया गौशाला में आकर दूध निकालती है। अरे रमैया बहन, क्या बात है, आज तुम बड़ी थकी थकी सी दिखाई पड़ रही हो। अरे बस पूछो मत, न पति का सुख है न बेटे का। मेरे खातिर तो अपना हाथ जगन्नाथ है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? हरिपाल भाई साहब और केशव कुछ करते धरते नहीं है क्या? अरे वो दोनों तो आलस की जीती जागती मूरत है, एक तिनका भी नहीं हिलाते। अरे भौजाई जी, जब काम काज के लेके इतना किलत मचल है तो घर माँ बहुरिया काहे नहीं ले आवत हो? बात तो तूने एकदम भली की। घर के कामकाज में इस कदर उलझ गई थी कि बेटे के ब्याह की सोच ही मन से ओझल हो गई थी। रमैया अपने बेटे केशव के लिए रिश्ते तलाशने लगती है, जो तलाश रीपना नाम की लड़की पर खत्म होती है, जो देखने में काफी सुंदर और पढ़ी लिखी होती है। केशव, मुझे तो रिपना बहुत पसंद है, तू अपनी राय बता दे। माँ, आपकी पसंद मेरी पसंद है। रमैया हंसी खुशी अपने बेटे केशव की चट मंगनी पट ब्याह रचाकर रिपना को बहू बनाकर घर लाती है। बहू, मेरे इस छोटे से परिवार में तेरा स्वागत है। शुरुआती दिनों में रिपना का अपनी सास के प्रति काफी मधुर व्यवहार था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच कड़वाहट छाने लगी थी। एक बार की बात है। बस बहुत हो गया, अब मुझसे ये गुणी और संस्कारी बहू का ढोंग और नहीं हो सकता। अरे जिसका खुद का पति और बेटा उसकी कदर नहीं जानते, मुझे इससे क्यों डरना? एक सवेरे जानबूझकर रिपना देरी से सोकर उठती है। अरे बहू, क्या बात है, तेरी तबीयत ढीली है क्या, जो आज इतनी देर से बिछोने से उठी? अब मैं हर दिन इसी वक्त उठूंगी, इसलिए तुम इसकी आदत डालो सासू माँ। अरे बहू, ये तू अपनी सास से किस ढीठ पने में बात कर रही है?
बहू का देर से उठना घर से लक्ष्मी के वास का नाश करना है। ए बुढ़िया, बंद कर अपना ये प्रवचन, समझी ना? और कान खोल कर सुन, आज से मुझे इस दूध के आधे पैसे चाहिए, और अगर तूने किसी भी तरह की आनाकानी करने की सोची तो मैं तुम सबकी इज्जत उछालकर अपने मायके लौट जाऊंगी। अरे नहीं बहू, ऐसा गजब न करना, वरना गांव समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी और मेरे सर पे ये कलंक लग जाएगा कि मैं बहू नहीं बसा सकी। मैं तुझे हर दिन दूध की बिक्री का आधा पैसा दे दिया करूंगी, वादा। रमैया को इस बात का बड़ा पछतावा हो रहा था कि काश ब्याह से पहले ही रिपना के अकड़ू और लोभ भरे मंसूबों को भांप पाती तो आज ऐसा दिन न देखना पड़ता। वो हिम्मत हार कर गौशाला में बंधी अपनी 3 आंख वाली गाय से लिपट कर आंसू बहाने लगती है, जिसे देख उसकी गाय उसे पुचकारने लगती है। तेरी माँ आज एकदम अकेली पड़ गई है राम दुलारी। विवाह के बाद पति पर आस किया, वो आस टूटकर बिखर गई। फिर बेटे पर आस लगाई, वो भी चूर चूर हो गई। अब बहू ने शर्त रखी है कि तेरे दूध से आए आधे पैसे मुझे उसे देने होंगे। इसके लिए तुझे पहले की भांति मुझे और ज्यादा मात्रा में दूध देना होगा। अगले दिन से राम दुलारी पहले से भी ज्यादा मात्रा में दूध देने लगती है, जिससे 4 पैसे और ज्यादा आने लगे थे। ये ले दूध की आधी कमाई। रिपना पूरी कमाई हथियाने की खातिर जानबूझकर रौला मचाते हुए कहती है, ये क्या बुढ़िया, तू मुझे चिल्लर भर थमा रही है? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? बहू, तू चाहे तो ये सारे पैसे रख ले, लेकिन अपना पारा मत बढ़ा। रमैया खौफ में आकर प्रतिदिन दूध से होने वाली कमाई अपनी लालची बहू के हाथों में थमाया करती, लेकिन उसका लालच और ज्यादा बढ़ने लगा था। सासू माँ, इतने से काम नहीं चलेगा। अरे बहू, मैं और नोट कहाँ से लाऊं? मैंने कोई दूध की डेयरी थोड़ी खोली है। ये तो गनीमत है जो मेरी 3 आंखों वाली गाय सभी के मालजाल से बढ़ चढ़ कर दूध देती है। सासू माँ, आप ना वफादारी बहुत दिखाती हैं। कल से आपको दूध में आधा पानी मिलाना है, जिससे दूध की मात्रा दुगनी होगी और उससे ताबड़तोड़ कमाई हो पाएगी। तू मुझसे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का काम करवाना चाहती है? देख बुढ़िया, तुझे ये करना ही होगा। अगले रोज से रमैया मजबूरन पानी वाला दूध बेचने लगी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी भनक पूरे गांव वालों को लग जाती है। अरे रमैया भाजाई, सच बताओ, तुम दूध में पानी मिलाए के धंधा कब से करत हो? अरे भला हम गांव वाले दूध की कीमत देकर पानी क्यों खरीदेंगे? हमको ये घाटे का सौदा हजम नहीं होगा। अरे ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। रूपा एक पत्थर उठाकर रमैया पर वार कर देती है। ये देखकर उसकी 3 आंखों वाली गाय खूंटा तोड़कर उन सभी को सींग मारती है। गुस्से से तिलमिलाया सतनाम गाय पर लाठी बरसाकर चल पड़ता है। अपनी गाय का बुरा हाल देखकर रमैया भड़ास निकालकर कहती है, देख ले बहू, तेरे लालच के चलते उन जालिम कसाईयों ने मेरी राम दुलारी को कितना मारा। ए बुढ़िया, तेरी इतनी जरूरत जो मेरे आगे छुरी की तरह जुबान चलाती है? अगले 1 हफ्ते के लिए तेरा खाना बंद और तेरी इस 3 आंख वाली गाय का दाना बंद। रमैया की बहू लालची तो थी ही, लेकिन अब उसमें कसाई की छवि भी सवार हो गई थी। वो अब अपनी सास और उसकी गाय पर बेहिसाब जुल्म ढाती है, जिसके चलते उसकी गाय एकदम बेजान और मरियल पड़ जाती है। सुनो जानवर की टोली, मैं बाजार जा रही हूँ चाट खाने। मेरे पीछे से रसोई घर में कदम रखने की जरूरत मत करना। उसके जाते ही रमैया कहती है, चल राम दुलारी, आज मैं तुझे खेत खलिहान घुमाने चलती हूँ, वहाँ तू जी भरकर घास खाना। रमैया अपनी गाय को लेकर चल देती है। तभी उसे रिपना के पीछे तेजी में आ रहा ट्रक देख राम दुलारी दौड़कर रिपना को अपनी सींग से दूर फेंक देती है, लेकिन उसके पैर घायल हो जाते हैं। वो स्तब्ध होकर बैठ जाती है। ये मेरी वजह से क्या हो गया? रिपना अपने पल्लू का बड़ा सा टुकड़ा गाय के पैरों में बांधकर उससे लिपट कर रो पड़ती है। मुझे माफ कर दो राम दुलारी, आज तू ना होती तो शायद मेरी सांसें रुक गई होती। रिपना पछताते हुए अपनी सास और गांव के लोगों के सामने माफी मांगकर कहती है, आप सभी की असली कसूरवार मैं हूँ। दूध में मिलावट मैंने ही कराया था। माँ जी और राम दुलारी तो वफादारी से अपना काम कर रही थी। हे शिव, हमने गलत फहमी का शिकार होकर एक बेजुबान जानवर पर वार किया, हमें माफ कर दे राम दुलारी। सभी सच से वाकिफ होकर 3 आंखों वाली गाय का दूध खरीदने लगते हैं। अब रिपना अपनी सास के साथ मिलकर दूध के व्यापार को आगे बढ़ाकर और भी गाय खरीदकर दूध का फार्म खोलकर अच्छी कमाई करने लगते हैं। 5 अनाथ बहनों की किस्मत।
राधिका की 4 बेटियां थीं, मानवी, पूजा, गौरी और अविका। इस बार राधिका 5वीं दफा गर्भवती थी। उसका पति प्रीतम अव्वल दर्जे का पियक्कड़ था। बेहिसाब पीने की लत ने उसे कैंसर की बड़ी बीमारी के चपेट में ले लिया। राधिका पेट से होने के बावजूद भी अपनी 4 बेटियों का पेट भरने के लिए गर्भावस्था की घनघोर तकलीफें सहकर लोगों के घरों में चौका बर्तन किया करती। तब कहीं जाकर उसके घर का चूल्हा जलता। समय के साथ उसके गर्भावस्था के 9 महीने का पड़ाव पूरा हो गया। आधी रात उसे दर्द उठता है। अजी सुनते हो, मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी है। राधिका प्रीतम को झकझोरती है मगर वो नहीं उठता, पर राधिका की 4 बेटियां उठ खड़ी होती हैं। राधिका की बड़ी बेटी मानवी सयाने स्वर से कहती है, माँ धीरज धरो, कुछ नहीं होगा आपको। मानवी प्रीतम को उठाने की भरसक कोशिश करती है, मगर राधिका और उसकी बेटी इस बात से बेखबर थी। प्रीतम सदा के लिए सो चुका था। पिताजी नहीं रहे, अब हम बहनों को ही मिलकर माँ को अस्पताल लेकर जाना होगा। मानवी घर से बाहर झांकती है। पूरा आसमान सावन भादों के बरसाती बादलों से घिर चुका था। वो सभी से मदद की गुहार लगाती है, मगर कोई दरवाजा नहीं खोलता। प्रकृति के कहर के साथ राधिका की प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही थी। 4 बजे के पहर राधिका ने अपनी 5वीं बेटी को जन्म दिया। मानवी, अब मैं नहीं बचूंगी। मेरे मरने के बाद तुझे ही अपने बहनों का ख्याल रखना है। ये कहकर राधिका की नब्ज रुक जाती है। उस एक रात में उन 5 बहनों का जीवन बदल जाता है। मानवी जैसे तैसे उनका अंतिम संस्कार करती है, जिसके बाद मकानदार कहता है, अरे ओ तितलियां, चलो ये पोटली उठाओ और इसी पल निकल जाओ 5 बहनें यहाँ से। काका मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। इस भरी बरसात में मैं अपनी बहनों को लेकर कहाँ जाऊंगी? हमारी नहीं तो इस नन्ही सी जान की तो सोचिए। 5 अनाथ बहनें बेघर हो चुकी थी। अरे मैंने तुम 5 अनाथ यतीम बहनों का बीड़ा नहीं उठाया, भागो यहाँ से। वो रोती बिलखती हुई भीगते हुए चलने लगती है। तभी उनकी नजर एक खंडहर खाली घर पर जाती है, जिसे देख 8 साल की अविका कहती है, मानवी, ये भारी बरसात तो बाढ़ में ढलती जा रही है। इस खाली खंडहर में छिपने के सिवा हम बहनों के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। 5 अनाथ बहनें उस खंडहर को अपना बसेरा बना लेती हैं। बरसात का धीमा रुझान देखकर मानवी कहती है, तुम तीनों मिलकर मुनिया का ध्यान रखना, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करने जाती हूँ। अपनी अनाथ बहनों की भूख मिटाने के लिए मानवी मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने पर उतारू हो चुकी थी। भीख के तौर पर उसे 4 रोटी और 10 रुपए नसीब होते हैं। शुक्रिया ऊपर वाले, इस पैसे से मेरी नन्ही सी बहन के लिए दूध का बंदोबस्त हो जाएगा। घर आकर वो अपनी बहनों की भूख मिटाती है। ऐसे ही हर एक दिन गुजरता है। मानवी मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर जो लाती, उसी से वो अपनी अनाथ बहनों की भूख मिटाती। मगर आज बदकिस्मती से उसे कुछ भी नसीब नहीं होता। वो कलपते हुए कहती है, भगवान, आज मैं अपनी बहनों को क्या खिलाऊंगी? तभी शारदा नाम की एक महिला उसके पास आकर कहती है, बेटी, तुम इस मंदिर के बाहर बैठ के क्यों रो रही हो? आंटी, मेरे माता पिता का देहांत हो गया और हम 5 बहनें अनाथ हो गई। मेरी अनाथ बहनें उस खंडहर में भूख से बिलबिला रही हैं। ऐसा समझ लो, तुम्हारी समस्या का समाधान सामने खड़ा है। मेरा नाम शारदा है। मैं अनाथ आश्रम की हेड हूँ। वहाँ तुम्हारी जैसी कई अनाथ बेसहारा बच्चों का बसेरा है। शारदा की बात मानकर मानवी अपनी बहनों को लेकर अनाथ आश्रम चली जाती है। कई रोज के बाद वो अनाथ बहनों को भरपेट खाना नसीब होता है। अगली सुबह, तो फिर क्या तय किया मानवी? शारदा माँ, मैंने ये तय किया है कि मैं इसी अनाथ आश्रम में रहकर अपनी बहनों का भविष्य उज्जवल करूंगी। इसके लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत ही क्यों न करनी पड़े, मैं इनको खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। ये कहकर मानवी रोजगार की तलाश में निकल पड़ती है, मगर कहीं भी उसे कोई भी रोजगार नहीं देता, जिस कारणवश उसे छूछे हाथ लौटना पड़ता है। इतने पर भी मानवी हिम्मत नहीं हारती और उसको एक घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है। अपनी 4 अनाथ बहनों का भविष्य संवारने के लिए मुझे ये बर्तन चौका करना भी मंजूर है। बड़ी बहन होने के चलते मानवी अपनी अनाथ छोटी बहनों की माँ का किरदार बखूबी निभा रही थी। वो तड़के सवेरे उठकर माँ की तरह उन्हें नहला धुलाकर उनकी जिम्मेदारी अनाथ आश्रम पर सौंप कर काम पर चली जाती है। महीना पूरा होते ही उसे पगार मिलती है। मैं अपनी पहली कमाई से अपनी बहनों का विद्यालय में दाखिला करवाऊंगी, ताकि वो पढ़ लिख कर शिक्षित हो सकें। मानवी की 3 बहनें स्कूल जाने लगी। अब मुनिया भी पूरे 5 साल की होकर विद्यालय जाने लगी। मानवी, इन 5 सालों में आज पहली दफा तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कान देखी है। शारदा माँ, आज मेरी 4 बहनें एक संग विद्यालय जा रही हैं। वो दिन दूर नहीं मानवी, जब तुम्हारी बहनें सफलता के शिखर की चढ़ाई चढ़ेंगी। इसीलिए तो अब मुझे और मेहनत करने की जरूरत है।
मानवी के कामों की बारीकियों के कारण उसे उस रिहायशी इलाके के कई घर में काम मिल जाता है। मानवी को अपनी मेहनत से बढ़कर अपनी बहनों के भविष्य की चिंता थी। आज जब वो अनाथ आश्रम लौट कर आती है तो उसकी सबसे छोटी बहन मुनिया उससे लिपट कर कहती है, मानवी दीदी, आप रोजाना भूखे प्यासे एक सवेरे की गई सांझ को लौटती हैं। मेरी शिक्षिका कहती है काम के कारण सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अरे मेरी मुनिया, आज तुझे इतने सयाने स्वर से बोलता देख मेरी भूख मिट गई। 5 बहनें एक ही थाली में बैठकर खाना खाती हैं। वक्त बीतता है। अब समय के साथ अब सभी सयानी हो जाती हैं। मानवी की मेहनत रंग लाती है। जहाँ पूजा एक शिक्षक, वहीं गौरी एक सोशल वर्कर और अविका बतौर जज के रूप में उभरती है। उन्हें देखकर मानवी कहती है, आज मेरा सपना साकार हो गया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मेरी बहनों कि तुम्हें इस रूप में देखकर मेरा दिल कितना खुश है। दीदी, आखिर हम अनाथ बहनों की किस्मत आपकी कड़ी मेहनत से की हुई कमाई से ही बदली है। आपने अपना जीवन झोंक कर सालों मेहनत मजदूरी हमको पढ़ाकर लिखाकर काबिल बनाया है। हमारी इस तरक्की का सारा श्रेय आपको जाता है। दीदी, सरकार की ओर से हमको बड़ा सा घर और तमाम सुविधाएं भी मिली हैं। अब हमको इस अनाथ आश्रम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 अनाथ बहनें अनाथ आश्रम को अलविदा कहकर अपने घर का प्रस्थान करती हैं। अब सब कुछ संभल चुका था। एक सुबह चारों बहनें मानवी के सामने शादी की बात छेड़ती हैं। मानवी दीदी, अब आपकी सारी बहन अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं, इसीलिए अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। ये कैसी बात कर रही हो तुम चारों? मेरे बिना तुम्हारा है ही कौन? ऐसे कैसे शादी कर लूं मैं? दीदी, पहले ही बहुत देरी है। इससे पहले कि आपकी उम्र ढले आपको शादी करनी चाहिए। मगर मुनिया का क्या? दीदी, मुनिया अब सयानी हो चुकी है। आपने भरसक कोशिश से हम अनाथ बच्चों को काबिल कर दिया है। अब हमारी बारी है। उसी पल प्रणव वहां पहुंचता है। ये कौन है? ये हमारी पसंद है, अब आप दोनों भी बात कर लीजिए। ये हमारी पसंद है, अब आप दोनों भी बात कर लीजिए। कुछ देर बाद, प्रणव जी, क्या आप मेरे परिचय से वाकिफ हैं? मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं। देखिए मानवी जी, जो बहन अनपढ़ होकर भी अपने बलबूते पर 4 अनाथ बहनों की किस्मत बदल सकती है, उससे बेहतर जीवन साथी मेरी सोच से कोई नहीं। मैंने तो मन बना लिया है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। शिक्षा के अभाव के बावजूद भी मानवी की शादी प्रणव से होती है, जो पेशे से एक श्रेष्ठ सरकारी मुलाजिम था। कौन जानता था कि जिस एक अनपढ़ बहन ने चौके बर्तन की कमाई से 4 अनाथ बहनों की किस्मत लिखी थी, वही मिलकर अपनी बहन की किस्मत की काया पलट करके रख देगी। सच है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिल सकता।